नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर। स्विट्जरलैंड के लग्जरी स्की रिजॉर्ट क्रांज मोंटेना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक बार में जोरदार धमाका हुआ। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, कई घायल है। इलाके को सील कर जांच जारी है। देश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से फैले डायरिया पर एनडीटीवी पत्रकार से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने माफी मांगी, विपक्ष ने इस्तीफा की मांग की है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी के 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टिकट विवाद को लेकर इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटका में कोगलू लेआउट तोड़फोड़ पर एसआईटी जांच की मांग तेज हो गई है। वहीं मंगलुरु के बीच वंदे भारत ट्रेन से सफर अब 5 घंटे में होगा। भारत ने ग्लोबल एआई रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। मनोरंजन में रणवीर सिंह की धुरंधर 1100 करोड़ के साथ 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है और सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान पर चाइना ने आपत्ति जताई है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंचे राजनाथ सिंह, जिया के लिए शोक संदेश दर्ज। जनवरी से दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रूट और किराया बताया। पूंछ में इंडो पाक सीमा पर सेना को संदिग्ध आईईडी बरामद, गोला बारूद और टिफिन बॉक्स मिला। फरीदाबाद में 25 वर्षीय युवती से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। स्विट्जरलैंड के लग्जरी स्की रिजॉर्ट शहर क्रांज मोंटेना से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक बार में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत आशंका की जा रही है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका ले कंस्टलेशन नाम के बार में हुआ, जो पर्यटक के बीच काफी पॉपुलर है। उस समय बार में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धमाके के बाद बार का एक हिस्सा आग की लपेट में गिर गया। मौके से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में आग, धुआं और राहत बचाव कार्य साफ दिख रहे हैं। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंचे। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाके की वजह अभी साफ नहीं है, जांच जारी है। पूरे इलाकों को सील कर दिया है और सुरक्षा कारण से नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने मृतों और घायलों की संख्या पर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दूषित पीने का पानी से फैले डायरिया के कारण कई लोगों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग ने राज्य के शहरी विकास मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे। पत्रकार ने पूछा कि जब लोगों की मौत दूषित पानी से हो रही है तो जिम्मेदारी सिर्फ छोटे अधिकारियों पर क्यों डाली जा रही है, बड़े नेताओं पर क्यों नहीं? पत्रकार ने यह भी सवाल उठाया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज का खर्च अब तक परिवार को क्यों नहीं मिला। इन सवालों से मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने पत्रकार से कहा, फालतू सवाल मत पूछिए। साथ ही आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया। इस पर पत्रकार ने कड़ा विरोध करते हुए मंत्री से भाषा मर्यादा में रखने की बात कही। इस पूरी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पत्रकार की जमकर सराहना हुई। बाद में कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर अपने बयान के लिए खेद जताया और कहा कि वे लगातार हालत सुधारने में जुटे हैं और दुख की स्थिति में उनसे गलती हो गई। वहीं विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4 मौत हुई है, लेकिन स्थानीय लोग का दावा है कि मौत के आंकड़े 8 से 10 तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने इसे आपात स्थिति जैसे हाल बताया है और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नागपुर के प्रभाग 16D से बीजेपी के 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें 45 पदाधिकारी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में शहर के दूसरे इलाकों से भी और इस्तीफे हो सकते हैं। बीजेपी के पूर्व प्रभाग अध्यक्ष गजानन निशितकर का आरोप है कि उन्हें टिकट का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आखिरी में टिकट स्थानीय नेता की जगह एक बाहरी महिला उम्मीदवार को दे दिया
किया गया। इसी नाराजगी के चलते कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी। वहीं बीजेपी नागपुर शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी का कहना है कि अभी तक उन्हें लिखित इस्तीफा नहीं मिले हैं और ज्यादातर बातें सोशल मीडिया तक सीमित है। इसी बीच पूर्व मेयर अर्चना देहानकर के घर पर भी राजनीतिक तनाव देखा गया। उनके पति विनायक देहानकर, जो 1984 से बीजेपी से जुड़े थे, ने पार्टी छोड़कर निर्वाचनीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका आरोप है कि पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया। सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भा क्षेत्र में राजनीतिक तस्वीर बिखरी हुई नजर आ रही है। कई जगह पर गठबंधन टूट गए हैं और ज्यादातर पार्टीज अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जिससे मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और कठिन हो सकता है। नागपुर नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होना है और उससे पहले सियासी तनाव तेज हो गई है। अब बढ़ते हैं कर्नाटका की ओर। बेंगलुरु से जुड़ी एक बड़ी और संवेदनशील मामले सामने आ रही है। दरअसल साल 2017 में तख्तमीन कांग्रेस सरकार ने पश्चिमी बेंगलुरु के पचोहली इलाके में मौजूद 78 एकड़ जंगल की जमीन को अलग अलग जाति संगठनों और कुछ सरकारी संगठनों को 30 साल की लीज पर देने का आदेश दिया था। ये जमीन महज 1 लाख रुपए पर एकड़ सालाना की दर पर दी गई, जबकि आज इसकी बाजार कीमत 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी जा रही है। समस्या ये है कि ये जमीन 1896 से रिजर्व्ड वन क्षेत्र में मानी आती है और कभी भी अधिकारी रूप से जंगल की श्रेणी से बाहर नहीं किया गया है। इस आदेश को 2018 में हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में सरकार ने खुद माना कि ये इलाका अब भी वन भूमि है। इसके बावजूद सरकार ने अब तक लीज आदेश वापस नहीं लिया। सरकार पर आरोप है कि वो राजनीतिक शर्मिंदगी और जाति संगठनों की नाराजगी से बचने के लिए फैसला टाल रही है। वन विभाग का साफ कहना है कि ये इलाका बेंगलुरु के लिए लंग स्पेस है और इसे निर्माण क्षेत्र में बदलने शहर का पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। बेंगलुरु से मंगलुरु का सफर अब सिर्फ 5 घंटे में पूरा होगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने दक्षिण कन्नड़ा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल बेंगलुरु मंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी पूरी हो रही है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा मौजूदा 9 से 10 घंटे के सफर को घटाकर सिर्फ 5 घंटे कर देगी। ये ट्रेन सकलेशपुर से सुब्रमण्य रोड के बीच 55 किलोमीटर के घट सेक्शन से इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद शुरू की जाएगी। रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना के मुताबिक ये काम तेजी से चल रहा है और ट्रेन जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ये ट्रेन मंगलुरु क्षेत्र के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग थी। इस वंदे भारत सेवा से पर्यटन, व्यापार और तीर्थ यात्रा को बड़ा बूस्ट मिलेगा। खासतौर पर ये ट्रेन बेंगलुरु, तुमकुर, हासन और मंगलुरु इन 4 जिलों के लिए फायदेमंद होगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंस इंडेक्स 2025 में भारत ने 3रा स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है। खास बात यह है कि भारत ने पिछले साल के मुताबिक 4 स्थान की छलांग लगाई है। आईटी और बीटी मंत्री प्रियंक खरगे ने इस उपलब्धि का श्रेय कर्नाटका को दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका भारत को एआई और डीप टेक के क्षेत्र में विशेष स्तर पर ले जा रहा है। रैंकिंग के आधार रहा रिसर्च और डेवलपमेंट, एआई टैलेंट, पेटेंट्स, नौकरियां में बढ़ोतरी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत इस समय दुनिया में एआई टैलेंट के मामले में 2रे स्थान पर है। कर्नाटका सरकार की बड़ी पहल 600 करोड़ रुपए का डीप टेक फंड, नई आईटी पॉलिसी 2025 से 2030, बेंगलुरु में रोबोटिक्स और एआई इनोवेशन जोन, आईटीएससी में 8 पार्क और टियर 2, टियर 3 क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपए का निवेश। इन प्रयासों से भारत आज ग्लोबल एआई मैप पर मजबूती से उभरा है। साथ ही भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2030 तक 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर में है।
कर्नाटका के कोगिलू लेआउट मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक वाई भरत शेट्टी ने इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की मांग की है। भरत शेट्टी का आरोप है कि बेंगलुरु के कोगिलू लेआउट में हुई तोड़फोड़ और पुनर्वास प्रक्रिया में सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि बड़ी साजिश छुपी हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के घर तोड़े गए उनकी पहचान सत्यापन किए बिना ही सरकार उन्हें 7 किलोमीटर दूर बायपनहल्ली में क्यों बसाने जा रही है। भरत शेट्टी ने कहा कि सरकार इसे वन टाइम मेजर बता रही है, जो कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला वोट बैंक की सियासत से प्रेरित हो सकता है और इसमें कांग्रेस के सीनियर नेताओं का दबाव की भूमिका हो सकती है। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि पिछले 2.5 साल में सरकार गरीबों को एक भी घर नहीं दे पाई, फिर जिनकी पहचान साफ नहीं है उनके लिए मकान कैसे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान की भूमिका पर भी संदेह जताया और मामले को लेकर कानूनी लड़ाई की बात की। कर्नाटका के चर्चित पीएसआई भारतीय घोटाले के मास्टरमाइंड आरडी पाटिल को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस पर हमला करने के मामले में आरडी पाटिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला कलबुर्गी सेंट्रल जेल से जुड़ा है, जहां पुलिस कर्मियों पर हमले का आरोप लगा था। इस केस में पुलिस ने आरडी पाटिल को फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के तहत बॉडी वारंट पर अदालत में पेश किया। आरडी पाटिल को डिविटी आर्थिक सिविल जज स्नेहा पाटिल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पहले उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया गया। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि ये है कि 28 अक्टूबर 2023 को कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण द्वारा फर्स्ट क्लास असिस्टेंट एग्जाम आयोजित की गई थी। एग्जाम के दौरान एक रूम सुपरवाइजर ने आरोप लगाया कि आरडी पाटिल और उसके साथी ब्लूटूथ के जरिए अभ्यर्थियों की मदद कर रहे थे। इसके बाद धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरडी पाटिल को 19 नवंबर 2025 को 3 हफ्ते की जमानत दी थी, लेकिन जेल से रिहा से पहले ही जेल में मारपीट के विवाद खड़े हो गए। पुलिस ने मारपीट के आरोप से इनकार किया, सीसीटीवी फुटेज पेश की। इसके उलट पुलिस ने आरोप लगाया कि आरडी पाटिल ने ही पुलिसकर्मी पर हमला किया, जिसके बाद नया केस दर्ज हुआ। हाईकोर्ट ने भी इस केस को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। अब कोर्ट के आदेश के बाद आरडी पाटिल न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच आगे जारी है। अब नजर डालते हैं मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन चुकी है। रिलीज के 28 दिन बाद भी फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। भारत में तो इसने इतिहास ही रच दिया है। धुरंधर ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 712 करोड़ 25 लाख रुपए कमा लिया है और इसके साथ ही ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसने शाहरुख खान की जवान और पठान जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमा में रिलीज हुई थी। पुलिस ओपनिंग डे पर फिल्म ने 28 करोड़ रुपए कमाए और उसके बाद जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला। अगर हफ्तों की कमाई देखें तो पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपए, दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ रुपए, चौथे हफ्ते में 79.75 करोड़ रुपए। अब तक भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 854 करोड़ रुपए पर पार कर चुका है, जबकि ओवरसीज मार्केट से 246 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इसके साथ ही धुरंधर दंगल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। ये 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। सलमान खान की अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान इन दिनों चर्चा में है। ये फिल्म साल 2020 में हुए गलवान वैली संघर्ष पर बेस्ड बताई जा रही है। हाल ही में चाइनीज मीडिया ने इस फिल्म पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि इसमें तख्तियों से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने भारत चाइना युद्ध से जुड़ी कहानी दिखाई है। इससे पहले साल 2017 में आई फिल्म ट्यूबलाइट को कबीर खान के डायरेक्शन में बनी थी, वो भी 1962 के भारत चाइना युद्ध के पृष्ठभूमि पर बेस्ड थी। ट्यूबलाइट के प्रमोशन के दौरान सलमान ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध एक नकारात्मक भावना है और हर लड़ाई बातचीत से सुलझानी चाहिए। सलमान
गलवान ने यह भी कहा था कि जो लोग युद्ध का आदेश देते हैं उन्हें ही सबसे पहले मोर्चे पर भेजना चाहिए ताकि युद्ध जल्दी खत्म हो और सैनिक सुरक्षित घर लौट सके। गौर करने वाली बात यह है कि ट्यूबलाइट को चाइना में बड़ी रिलीज मिली थी और उस वक्त चाइनीज मीडिया ने फिल्म का समर्थन भी किया था, लेकिन 2020 के गलवान वाली संघर्ष के बाद हालत पूरी तरह बदल चुके हैं। अब चाइनीज सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि गलवान चाइना के अंदर है और भारतीय सैनिक ने LAC पार की थी। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में मौजूदा हालत को देखते हुए बैटल ऑफ गलवान का चाइना में रिलीज होना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए KTV भारत। धन्यवाद।